बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अगले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की जमहूरियत का फैसला होने वाला है। मुल्क के अंदर किस किस्म की हुकूमत होगी, यह हुकूमत कौन करेगा और हुकूमत करने वालों के साथ कौन कौन शामिल होगा, इसका फैसला होने वाला है। और इसी मकसद के लिए आईनी पैकेज को लाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। आखिरी राउंड शुरू हो चुका है और लास्ट मिनट तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में तमाम हलके इस वक्त जोर लगा रहे हैं, जिनकी एक्सटेंशन का मामला है और जिन प्रॉक्सीज को इस वक्त मैदान में उतारा गया, वो तमाम की तमाम फजलुर रहमान के घर पर आपको नजर आएंगी। इरफान सदीकी साहब पहुंचे, नवीद कमर साहब पहुंचे और कुछ खास शख्सियात का पैगाम लेकर कुछ खास शख्सियात भी फजलुर रहमान साहब के घर पहुंची हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून क्या कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है, तमाम धड़े तमाम प्रॉक्सीज फजलुर रहमान की तरफ देख रही हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर यह आईनी पैकेज किसी सूरत भी नहीं आ सकता। हुकूमत ने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया कि अगर फजलुर रहमान साहब नहीं माने तो हमें शायद अपर हाउस के अंदर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, आज बिलावल जरदारी ने मुख्तलिफ किस्म के बयानात और कुछ इंटरव्यूज ऐसे दिए जिनमें वो अपनी ही बातों की नफी करते हुए हमें नजर आए इस आईनी पैकेज को लेकर, और गलती की अपने जो माजी की स्टेटमेंट्स है शायद उन्हें याद नहीं थी और उन्होंने अपनी उन स्टेटमेंट्स के बरक्स जाकर पाकिस्तान की अदलिया और आईनी पैकेज के हवाले से कुछ मुतजाद बातें की हैं। बिलावल जरदारी साहब ये कहते हैं, और उन्होंने जो अल्टीमेटम एक जारी किया ये भी हैरान कुन है, क्योंकि जमहूरियत के दावेदार जब खून खराबी की बात करेंगे, पाकिस्तान के अंदर पुरअमन आईनी पैकेज अगर नहीं आता तो फिर आमने सामने वाला मामला होगा। फजलुर रहमान के साथ बात करने से पहले और बात करने के बाद वो किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं, ये आज का इंतहाई अहम सवाल है। मैं आपके सामने जो गुफ्तगू है बिलावल जरदारी की, इसके चंद निकात रख देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि वो इमरान खान और आईनी पैकेज के हवाले से किस किस्म का जहर इस वक्त उगल रहे हैं और आईनी पैकेज के ऊपर वो किस किस्म की सहूलतकारी और लॉबिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे ही अदलिया इस्लाहात जज स्केल में आई और मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आ जाता है। सरकार, इतनी सादा पाकिस्तान की अवाम नहीं है कि इधर से मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला आया और उसकी वजह यह थी कि आपके कुछ लोग चल कर गए काजी साहब के चैम्बर के अंदर और उन्हें बताया गया, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि काजी साहब हम कुछ आईनी तरामीम लाने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला देखते हैं। यही क्लेम किया गया है बिलावल जरदारी साहब की तरफ से। एक चीज इन्होंने बड़ी वाजे कर दी कि तरामीम जो करने जा रहे थे वो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्योंकि पब्लिकली जो रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद है उसमें आजम नजीर तारड़ साहब ने क्या कहा था, व्यूअर्स आपको याद है। उन्होंने कहा था कि हम चैम्बर में मिले, अटॉर्नी जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने कहा कि हुकूमत ये चाहती है कि आपको एक्सटेंशन दे दी जाए, यानी आपकी मुद्दत मुलाजम में हम तोसी करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस पर काजी साहब का क्या जवाब था कि मैं अकेले किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लूंगा और मुझे अपने वक्त के ऊपर अपनी मुद्दत मुलाजमत जो तयन है ऑलरेडी आइन के अंदर, इसके मुताबिक मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन बिलावल जरदारी ने आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ आजम नजीर तारड़ ने उनकी एक्सटेंशन की बात नहीं की थी, बल्कि पूरे का पूरा मुसवदा काजी साहब के सामने रखा गया। बिलावल ये मान गए कि पहले काजी साहब को इस आईनी पैकेज के हवाले से बताया गया, सिर्फ उनकी एक्सटेंशन का मामला नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा मुसवदा उनसे शेयर किया गया। आईनी पैकेज के अंदर क्या कुछ होगा काजी साहब को पहले ही बता दिया गया था। फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो केस है इसका फैसला आता है। बिलावल जरदारी ने यह भी उनकी गुफ्तगू के अंदर एक तजाद पाया जाता है, क्योंकि इससे पहले वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इनपुट थी आईनी पैकेज के हवाले से वो ज़्यादा थी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम थी। हमने ये भी कहा कि आप इस मामले को काबीना में लेकर जाएं, वहां से इस मुसवदे को अप्रूव करवाया जाए और फिर पार्लियामान के अंदर पेश किया जाए। लेकिन व्यूअर्स, आपको अब पता चल गया होगा कि उस रात किस किस्म का खेल खेला गया और मवेशी मंडी पार्लियामान को बनाया गया। लोगों को पकड़ पकड़ कर पार्लियामान में पहुंचाया जाता है, डरा धमका कर, और उनकी फाइलें खोल खोल कर उन्हें दिखाई गई होंगी, वीडियोस बनाई गई होंगी और न जाने किस तरह उनको ब्लैकमेल करके आप पार्लियामान के अंदर पहुंचाते हैं। खबर यह भी आ रही है कि जो रेट लग रहा है जी वो 50-50 करोड़ रुपए का है, यानी 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें आपको चाहिए और 5 सीटें अगर सेनेटर्स आपको चाहिए होंगे तो तकरीबन ये 250 करोड़ का मामला है।
तो 250 करोड़ अगर देकर किसी की एक्सटेंशन का खेल खेला जा सकता है तो शायद ये बहुत ही सस्ता सौदा होगा, और 250 करोड़ किसी को देना शायद इतना मुश्किल काम नहीं है। व्यूअर्स, बिलावल जरदारी ने जहां पाकिस्तान की अदलिया और काजी साहब के हवाले से एक चार्जशीट रखी है, वहीं पर अपने इत्तेहादियों के हवाले से भी चार्जशीट है कि उन्हें इत्तमाद में नहीं लिया गया। इससे पहले हमें तो यही बताया जाता रहा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब गए और सिर्फ उन्होंने मुद्दत मुलाजमत की बात की, लेकिन ये तमाम तरामीम जिसके ऊपर आइनी पैकेज हुकूमत लाना चाह रही है, ये पहले से काजी साहब और कुछ मखसूस जजेस को बता दिया गया था। आज आपको पता लग गया होगा कि जो सहूलतकारी हो रही थी, काजी साहब, हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और इनके बेनिफिशरीज किस तरह मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। टाइमिंग को गौर करें, और जो रिफॉर्म्स की बात आइनी पैकेज के जरिए लाने की एक कोशिश की जा रही है, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, एक और बात और बहुत ही खतरनाक है जो बिलावल जरदारी ने कही कि अगर 25 अक्टूबर तक मुजवजा आइनी तरमीम पास नहीं करवाई जाती तो फिर आमने सामने लोग होंगे और ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। आइनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पाया तकमील तक हर सूरत हम पहुंचाकर छोड़ेंगे। डेडलाइन दे दी है जी 25 अक्टूबर की, और अगर 25 अक्टूबर से पहले किसी किस्म का फैसला नहीं किया जाता तो यकीनन ये एक कन्फ्रंटेशन का रास्ता होगा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के इदारे एक तरफ होंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातें जो अभी तक फैसला नहीं कर सकी कि उन्होंने जमहूरियत के साथ खड़े होना है या फिर किसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है, और दूसरी तरफ इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम इकट्ठे खड़े होंगे। लिए इस वक्त कन्फ्रंटेशन का माहौल पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आ रहा है। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और भी इंतहाई अहम नुक्ता है, और इसका जवाब फजल रहमान साहब के कैंप से आ गया है, और कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस डेडलाइन और जो खून खराबी की बात की, मुश्किल की बात की, और जो इस वक्त वायलेंस का रास्ता जिसको बिलावल जरदारी साहब सिर्फ देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब कि हम किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाएंगे और किसी भी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जो वायलेंस की तरफ जाएगा। और फजल रहमान का जो मौक़िफ़ पहले दिन से था, आज भी उनका मौक़िफ़ वही है। हमारी कुछ गुजारिशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे साथ ऑन बोर्ड है, मुसवदा तैयार किया जा रहा है, और ये आइनी पैकेज लाना हुकूमत की मजबूरी हो सकता है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। आप एक आइनी पैकेज तैयार करें, हम उसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे। ये पाकिस्तान के अगर मुफाद में हुई तो इसके ऊपर हम ज़रूर वोट देंगे, लेकिन याद रखें ये कामरान मुर्तज़ा साहब के अल्फाज हैं कि हम किसी भी ऐसे एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनेंगे जो सिर्फ मखसूस शख्सियात के लिए हो। पाकिस्तान के अंदर आइनी पैकेज के नाम के ऊपर अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम उसके रास्ते की दीवार साबित होंगे। और ये 5 वोट जिसका जिक्र इरफान सदीकी साहब भी बार बार कर रहे हैं, ये 5 वोट पाकिस्तान की हुकूमत को किसी सूरत भी इस आइनी पैकेज के लिए नहीं दिए जाएंगे। व्यूअर्स, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदगान पहुंचे हैं फजल रहमान साहब के पास और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप इस आइनी पैकेज का हिस्सा बने, और हलवे की देग है या फिर कुछ और है, डर है, क्या है, लेकिन फजल रहमान को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि जहां बिलावल 25 अक्टूबर की डेडलाइन की बात कर रहे हैं, वहीं पर आज उनकी इंटरेक्शन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से भी हुई। 3-4 वो टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। भरपूर तरीके से आज उन्होंने अपने मौक़िफ़ को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में अपनी मर्ज़ी के तरीके से आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ सहाफ़ी, आज उन्हें ये टास्क दिया गया था इस मीडिया इंटरेक्शन के अंदर कि मतलब के सवाल किए जाएँ। पिछले 15-17 सालों में मैं ये 15,000 दफ़ा ये बात देख चुका हूँगा कि जब भी कभी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पहले से सवालात प्लांट किए जाते हैं। लोग जो सवाल प्लान करते हैं, पहले वो चैनल को देखते हैं, फिर उस रिपोर्टर को देखा जाता है, तो फिर उस हिसाब से ये तय कर लिया जाता है कि कौन सा टेलीविज़न चैनल इसे कवर करेगा, और पहले से आप सिखाकर लोगों को भेजते हैं। आज कुछ लोगों ने ना खान साहब के हवाले से भी सवालात किए। मिलिट्री कोर्ट, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, चूँकि लोगों के ना कलेजे में ठंड नहीं पड़ती जब तक मिलिट्री कोर्ट की बात ना हो और इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के हवाले से कोई रिएक्शन ना दे। और पाकिस्तान के अंदर जो बिलावल जरदारी साहब ने आज जो तमाम हदें अबूर की हैं, वो क्या कहते हैं, ये सज़ाए मौत का एक सवाल उनसे किया गया और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। बिलावल जरदारी से गैर रस्मी गुफ्तगू, यानी यार ढंग से बात तो कर लो, इतनी तो हिम्मत रखो
कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो किसी की मौत का, किसी का केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का, इतनी तो गैरत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कैमरों के सामने ये सवाल करो। और ये जो गैर रस्मी गुफ्तगू का जो मौसम हर वक्त ऑन रहता है ना, इससे हटकर इतनी जुर्रत जरूर पैदा करो। अगर तुमने किसी की तनकीद किसी पर करनी है, किसी की मुखालफत करनी है, तो आंखों में आंखें डालकर और सामने आकर करो। लेकिन सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या कहा, सवाल पूछने वाले भी वैसे और जवाब देने वाला भी वैसे। बिलावल ये कहते हैं जी, सवाल किया गया कि आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हक में हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी देखना है कि शवाहिद क्या हैं। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पहले ये जुमला मुकम्मल होने दें। और बिलावल ने क्या कह दिया, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत जो मुसलसल 9 मई का बयानिया बना रही थी, बिलावल के एक जुमले में ये बयानिया ज़मीन पर आकर गिर गया है और आवाज़ भी नहीं आई। ठीक है, खामोशी के साथ, इतनी महारत के साथ इन्होंने ये वार किया है। वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है, और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर उनका केस मिलिट्री कोर्ट में जाता है और उन्हें वहाँ से सजाए मौत हो गई, अल्लाह ना करे, तो इस बात का फैसला भी हम करेंगे कि उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना, और ये इख्तियार भी मेरे वालिद मोहतरम के पास है। इन्होंने ना एक और जो मैंने आपके सामने सवाल रखा, इन्होंने इस बयानी को भी ख़त्म कर दिया कि देखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ किस किस्म के सबूत हैं। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं जो दिन रात 9 मई के बयानी का एक मशीन उन्होंने चलाई हुई है। रोज़ाना कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलेगी। तो आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि किस किस्म के शवाहिद हैं, और सिर्फ आप जैसा चाबी वाला खिलौना होता है ना, उसको आप चाबी दे दें तो वो चलना शुरू कर देता है, और इसी तरह आप चलते रहे। आपने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है, आपको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी ये वाक़यात हुए, जिसको मैं भी कंडेम करता हूँ, पाकिस्तान की आवाम भी कंडेम करती है, और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, सबका मुतालबा है। लेकिन आपको यही मालूम नहीं है कि सबूत हैं, सबूत देखने होंगे, और उन्होंने एक तरह से सवाल उठा दिया है 9 मई के हवाले से। फिर से एक और जो बात उनसे की गई कि आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया, तो ये कहते हैं कि हम पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुके। हमारा 2006 का मुतालबा है और ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। अदलिया ने जो किया, इसी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? जिस तरह मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं की गई? 14 सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास होना था। उस वक्त हफ्ते के दिन जजिस की 4 सफ़ात की वजाहत की टाइमिंग पर क्यों सवाल नहीं किया जाता? आईनी अदालत के सरबराह की मुद्दत 3 साल हो गई। सर, अगर आप टाइमिंग पर आ जाएंगे ना, तो फिर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की टाइमिंग के ऊपर भी सवाल होगा, और आप सबकी टाइमिंग बड़ी ख़राब है। फिर यह भी सवाल होगा कि इधर से ऑर्डिनेंस आता है, उधर से काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर एक फैसला सुनाते हैं, और क्या फैसला था कि जनाब आज से जजिस कमेटी के अंदर तमाम इख्तियारात मेरे पास दोबारा वापस आ गए। उन्होंने इख्तियारात को संभाला, कुर्सी पर बैठे, हल्की सी मुस्कुराहट दी, और फिर पाकिस्तान के आइन के ऊपर हमला कर दिया। जजिस कमेटी के अंदर क्या कुछ हुआ? जस्टिस मंसूर आपसे सवाल करते हैं, आपने जस्टिस मंसूर को भी निकाल दिया, आपने जस्टिस मुनीब को भी निकाल दिया। आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पहले फैसला करना था फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर, लेकिन यह भी नहीं हुआ। आप पाकिस्तान के अंदर जब कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी आएगी और पाकिस्तान के अंदर जब कोई जमहूरी हुकूमत आएगी, तो इस तारीख को याद किया जाए जिस दिन ऑर्डिनेंस आया, चूँकि लोगों के फ़ोन चेक होंगे, लोग किससे किस राब्ते में थे, किसके चैम्बर में कौन गया, ये तमाम अगर आप इंक्वायरी करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि काजी साहब ऐसे ही नहीं ऑर्डिनेंस पास करवाते, उससे पहले घर चले जाते हैं, अगले दिन आकर कमेटी बनाते हैं, और फिर कमेटी खेलना आपने शुरू कर दिया। आज तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, मुराद अली शाह ये कह रहा है कि भाईजान जजिस कमेटी जिस तरह से बुरहान पैदा हो रहा है, इसकी वजह ये जजिस कमेटी है। तो सर, बनाने वाले भी तो आप ही थे ना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया, तो वो एक्ट क्या था ये भी कौम को ज़रूर बताएं। तो बिलावल जरदारी साहब जी अब ये कह रहे हैं कि कराची बदअमनी केस 2011 से अब तक चल रहा है, कभी इसमें से वाटर कमीशन बन जाता है और वाटर कमीशन वहाँ भी जाता है जहाँ पानी ही नहीं। तो इस बात का भी फैसला आपने करना है। और आखिर में उन्होंने कहा कि कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। तमाम इदारे अपनी हदूद से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। सर, सिर्फ एक इदारा आपको बुरा लग रहा है, और वो है पाकिस्तान की अदालतें, और इसके ऊपर जो इस वक्त सवाल है वो कौम के सामने। अच्छा, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रख दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हुआ, और ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो कल होने जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब का एक वीडियो मैसेज भी सामने आया,
और फिर कुछ और खबरें भी हैं जो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। मौलाना की रजामंदी से तरमीम की तराश खराश हो चुकी, आईनी अदालत पर कोई एतराज़ नहीं है। इरफान सदीकी साहब, आपको नहीं इस किस्म की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इस मार्केट में मिलेंगी। इसके साथ साथ दुरानी साहब भी गए हैं जी, दुरानी साहब गए और उन्होंने भी जाकर बात की और बड़े हंसते मुस्कुराते हुए वो फजल रहमान से जो है वो बात करें। फजल रहमान साहब भी सोचते होंगे कि सारे आ गए ने जी मैनू पूछन वास्ते और इससे पहले तो उनको ख्याल नहीं आया। और फजल रहमान साहब इस वक्त जो हैं उनकी चांदी है जी, देखना ही होगा कि ये पाकिस्तान की आवाम की का सोना करते हैं या नहीं करते, या फिर ये चांदी जो है किसी और की झोली में डाल दिया जाएगा। जो हलवा पक कर तैयार हो गया है और इनको पेश किया जाएगा उसके ऊपर इस चांदी के वर्क लगाएंगे या फिर ये हलवा लेने से इनकार करते हैं। फिर आज पाकिस्तान के अंदर एक सवाल ये भी हुआ और जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो क्यों नहीं जाग रही। तमाम जजेस क्या कोई फुल कोर्ट इजलास बुला सकते हैं और क्या इसके ऊपर बात हो सकती है। मैंने एक दो लोगों से बात की और उनका ये कहना था कि इजलास बुलाने के लिए काजी साहब की हाँ या ना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैंने फिर उनसे सवाल किया कि किस कायदे कानून के तहत आप इजलास बुला सकते हैं, हालांकि इसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं, कुछ वकला लीगल जो माइंड्स हैं वो ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर जो अपने हम ख्याल जजेस हैं, यानी जो समझते हैं कि आइन के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है और काजी साहब जो हैं ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो सारे मिलकर कहीं भी बैठ सकते हैं, तो वो इजलास ही कंसिडर किया जाएगा। और फिर ये सवाल जब अली जफर साहब से किया गया कि सर अदम एतमाद क्या 10-11 जजेस चीफ जस्टिस के ऊपर कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मलिक असद केस के अंदर इसकी एक नज़ीर मौजूद है, जब जजेस ने एक जज को घर भेज दिया था और इसकी नज़ीर इससे पहले भी हमने देखी है। तो कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर पाया जाता है कि जजेस अगर चाहें तो काजी साहब के ऊपर अदम एतमाद कर सकते हैं, लेकिन जजेस क्यों खामोश हैं। जस्टिस मंसूर पिक्चर से गायब हैं, किसी अजीज़ की अलालत की वजह से वो घर चले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन बाकी जजेस कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। और क्या उन्हें बता दिया गया है कि जनाब आप अपनी लाइन में रहें और अगर आपने अपनी लाइन से आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर हम इस लाइन से आगे बढ़कर आपके साथ जो है वो आपको पीछे धकेलेंगे। क्या ये उन्हें पैगाम दे दिया गया है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जहां पर गदर मचा रहे हैं ना, वहां पे आज हमने, क्योंकि काजी साहब ने ये कहा था आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि अगर वो 63A के अंदर आकर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं वकील के जरिए तो वो आ सकते हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने जी पैगाम जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि 5 अक्टूबर को दिन 4 बजे लाहौर के अवाम गैर कानूनी आइनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज करने मीनार पाकिस्तान पहुँचे। हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब। अच्छा, इसमें ना लाहौर को अगर देखा जाए तो जिस मकाम के ऊपर यानी अब जिस तरह से लाहौर तब्दील हुआ है जी, बहुत सारी नई सड़कें बन गई, पुलों का एक जाल जो है इस इलाके में आज़ादी चौक में बिछा दिया गया है, तो इस जगह पहुंचना अब वैसा नहीं है। एक तरफ आपको मेट्रो जो ट्रेन नज़र आएगी, बस नज़र आएगी और उसके साथ साथ पुल हैं, तो शायद कुछ हिस्सों को अगर आप कंटेनर्स लगाकर बंद कर दें तो पूरे का पूरा जो मीनार पाकिस्तान है आसानी के साथ आप इसे तमाम ट्रैफिक को जो है वो रोक सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है। मीनार पाकिस्तान में अगर लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके लिए ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं, आज पाकिस्तान के अंदर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने 3 मुल्कों का तफसील के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस रखा है। पाकिस्तान की जमहूरियत आमरीत के खिलाफ कैसे खड़ी होती है और इस खित्ते की सियासत क्या रही, तारीख क्या बताती है। उन्होंने भारत, पाकिस्तान और फिर इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो जमहूरियत है उसका एक तफसीली एक तकाबली जायज़ा लिया। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बांग्लादेश के अंदर तरक्की हो रही थी, तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे थे कि मईशत जो है वो उसमें इस्तेहकाम है, आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो चली जाती है, यानी एक आमरीत जमहूरियत की शक्ल में उनके ऊपर जब राइज की गई तो लोगों ने इसको रिपेल किया, वो बाहर निकले और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और फिर आखिरकार शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जो पिछले कई बरसों से बांग्लादेश के अंदर थी, मईशत के ठीक होने के बावजूद वो बाहर निकली। यानी इस खित्ते के अंदर, इस पूरे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें,
इस मिट्टी के अंदर जो आमरीत है इसे कोई कबूल नहीं करता, और ये ही इस खित्ते की तारीख रही है। और दूसरी तरफ भारत के अंदर भी वो ये कहते हैं कि जब हमने लोगों से पूछा कि आप बताएं कि इलेक्शन कैसे हुए, तो बताया ही जाता है कि मोदी सरकार जो नशिस्तें जीती है वो उन्हें जितवाई गई हैं, और मोदी ने अपनी सीट को भी सिक्योर करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, यानी उनकी सीट भी जाने वाली थी। और इसके बाद जो इस वक्त हम जमहूरियत देख रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों ने मोदी के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात हैं। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप बताएं कि असल रिजल्ट्स क्या हैं, तो वो मुशाहिद हुसैन सईद साहब ये कहते हैं कि नून लीग 28 सीटें जीती, 27 पंजाब में और 1 खैबर पख्तूनख्वा में। और ये उन्होंने एक इंटरव्यू में तमाम बातें की हैं। पाकिस्तान की आवाम जब भी जमहूरियत के खिलाफ शब खून मारा गया ना, तो इस खित्ते की हिस्ट्री रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। बल्कि अब तो खैर श्रीलंका में भी हमने हालात ये देखे कि लोग सड़कों पर आए। जब आप आमरीत को जमहूरियत के रूप में वहाँ की आवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, तो लोग जो हैं वो फिर बाहर निकलेंगे। व्यूअर्स, ये 15 दिन पाकिस्तान की तारीख के बहुत ही अहम हैं, और जिस तरह ठप्पे लगा लगा कर ये हुकूमत को बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, आपके सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब, इनको भी उठा लें जी। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, ले जाएं आप इन्हें, और इनको भी 9 मई के मुकदमे में अंदर कर दें। इनके बच्चों को भी उठा लें, इनके ख़ानदान के लोगों को भी उठा लें, कैमरे लगा दें, फाइलें खोल दें, जो कुछ आप कर सकते हैं इनके खिलाफ कर दें, क्योंकि इन्होंने भी उस इलेक्शन की जो हकीकत है वो कौम के सामने रखी कि किस तरह ठप्पे लगा लगा कर जमहूरियत को लहूलुहान किया गया। जमहूरियत का 8 फरवरी की रात और उसके बाद ये कत्ल मुसलसल किया जाता रहा और जमहूरियत को लूटा गया। मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि जनाजा उठाओ, इस जमहूरियत का दफन करो, कतबा लगाओ, और उस पर जो तारीख़ वफ़ात होगी जमहूरियत की वो 25 अक्टूबर 2024 अब लिख देना, क्योंकि 25 अक्टूबर से पहले अगर पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला ना किया तो सर फिर आप इसे रोक नहीं सकते। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में जो इस वक्त विजुअल्स हैं आप उन्हें देखें ट्विटर के ऊपर जाकर, तो आपको एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर नज़र आएगी। लोग सड़कों पर आ गए, पाकिस्तान के मीडिया को इतनी गैरत नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई। मैं आज देख रहा था, रात जो गुजर गई 12 बजे के बुलेटिन में, रात 12 बजे के बुलेटिन में आपने काजी फैज़ ईसा के खिलाफ जो एहतजाज हुआ उसे आपने अपने बुलेटिन के अंदर दिखाया। उससे पहले कोई एहतजाज की कोई एक टिकर भी नहीं चला, क्योंकि शायद उनका ख्याल है कि रात को इनकलाब जो है वो सो जाता है और दिन की रोशनी में इनकलाब आ जाएगा अगर हमने ये विजुअल्स जो है वो दिखाए। वकला सड़कों पर आ रहे हैं, और जो विजुअल्स हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले। एहतजाज के वक्त लोगों ने, रास्ते बंद थे और गंदे नालों को क्रॉस करके वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे कि हमने किसी तरह काजी साहब की ये जो हाकमियत का वो ऐलान करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, हमने इस फ्रेम में नहीं आना और इस ढोंगी को और इस फ्रेबी को इसके कैफरे किरदार तक पहुँचा कर छोड़ना है। मुझे यकीन करें हालात से बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त परेशानी हो रही है, क्योंकि काजी साहब अभी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लोग उनके हवाले से क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब वो कुर्सी से उतरेंगे तो फिर इनके लिए किस किस्म का हालात का इन्हें सामना करना पड़ेगा। दैट इज़ दी क्वेश्चन फॉर काजी फैज़ ईसा। और फिर वो जो काम कर रहे हैं उनके साथ जजेस, जिन्हें वो मुसद्दा आइनी पैकेज का दिखाया गया जिसके बारे में हुकूमत के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, तो काजी साहब क्या बिलावल को बुलाएंगे, ये आज का सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।